Hello friends, welcome once again. This is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel Uthan the Rising. दोस्तों, आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, खासकर जो मेंस के परीक्षार्थी हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, नवंबर में उनका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो कुछ अलग सी चीज़ें भी मैं सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। जैसे प्रेपोजिशन पे सवाल बनते हैं और आप वहाँ पर अपने आप को एफिशिएंट नहीं पाते, बहुत कभी कभी सिली मिस्टेक्स आप कर जाते हैं। तो आज मैं आपको प्रेपोजिशन से संबंधित कुछ बातें शुरू कर रहा हूँ और आई होप कि इन फ्यूचर भी इस पे 2-4 सेशन और मैं कर लूँगा, ताकि आप कुछ प्रश्नों को हल करके आएँ और आपको भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो। तो आज का जो टॉपिक है आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द रॉन्ग प्रेपोजिशन। देखें, यूजिंग द रॉन्ग प्रेपोजिशन। हम अमूमन कभी कभी प्रेपोजिशंस को गलत तरीके से प्रयोग कर जाते हैं। तो कुछ शब्दों को लेकर के इस पे मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 सेशन कर लिया जाए और कुछ टिपिकल पर्टिकुलर वर्ड्स जिनको प्रयोग करते समय हम मिस्टेक्स करते हैं, एरर करते हैं, वो ना हो, ऐसी कोशिश की जाएगी। तो देखिए, आज का जो पहला शब्द है वो है एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है वेरी मच इंटरेस्टेड। वेरी मच इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में बहुत रुचि लेना, उसमें खो जाना, तल्लीन हो जाना, उसके लिए एब्जॉर्ब्ड का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा गया है कि द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड एट हिज वर्क। अब ये सेंटेंस पढ़कर शायद आपको लगे कि ठीक तो है, मेन एट वर्क, दे आर एट वर्क। आपने अक्सर सुना है कि एट वर्क का प्रयोग होता है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। और क्या रॉन्ग है? यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आया है वो रॉन्ग यूज हुआ है। आप यहाँ एट का प्रयोग नहीं कर सकते। एब्जॉर्ब्ड के साथ ध्यान रखिएगा हमेशा इन का प्रयोग होता है। एट शुड बी रिप्लेस्ड बाय इन। तो इसका सही तब क्या होगा फॉर्म कि द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। नाउ दिस इज करेक्ट। तो आप ध्यान रखें, एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि लेना, तल्लीनता के साथ कोई कार्य करना, और उसके लिए इन का प्रयोग होता है। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ठीक है, याद रखिएगा एब्जॉर्ब्ड इन होता है। इसी तरह से एक शब्द है अक्यूज। अब इस अक्यूज के साथ अक्सर लोग विथ का प्रयोग कर लेते हैं। ये अगमन एक आते एक्यूज्ड विथ करते हैं, तो भूल के भी कभी आप एक्यूज के साथ विथ का प्रयोग मत करिएगा। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। ऑफ का, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। कुछ लोग फॉर का प्रयोग भी कर लेते हैं, तो आप यहाँ ना विथ का प्रयोग करें न फॉर का प्रयोग करें। फॉर का प्रयोग करते हैं तो भी गलत है, विथ का प्रयोग करते हैं तो भी गलत है। अक्यूज ऑफ होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, उस पर आरोप मढ़ना किसी चीज़ के लिए कि तुमने ऐसी गलती की, किसी अपराध के लिए, किसी दोष के लिए, किसी त्रुटि के लिए जब आप किसी को आरोपित करते हैं तो वहाँ पर अक्यूज का प्रयोग होता है। और अक्यूज के साथ किसका प्रयोग होता है? ऑफ का, विथ या फॉर का नहीं। अगेन लुक एट द सेंटेंस, सी अक्यूज्ड द मैन फॉर स्टीलिंग। उस स्त्री ने उस पुरुष को, उस व्यक्ति के ऊपर चोरी का आरोप लगाया। ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। और क्या गलत है? यहाँ पर जो फॉर आया है ये रॉन्ग प्रेपोजिशन है, इस फॉर की जगह ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो हमेशा जेरेंड फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पे स्टीलिंग हो गया है। ऑफ स्टील मत कहिएगा। तो सी अक्यूज्ड द मैन ऑफ स्टीलिंग। उसने उस पुरुष पर, उस व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया। आप यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। आप देखिए, तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि हम जब लिखते हैं तो प्रेपोजिशंस के साथ रॉन्ग कभी कभी अन्याय कर देते हैं। किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ
कौन सा पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आना चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। इसी तरह से आपको, अच्छा एक बात और, ये अक्यूज जो आपने लिखा, अक्यूज ऑफ, मैंने कहा कि अक्यूज के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इस अक्यूज ऑफ के बदले आप चाहें तो चार्ज का प्रयोग कर सकते हैं, चार्ज। और जब आप चार्ज का प्रयोग करते हैं किसी पर आरोप लगाने के लिए, किसी के ऊपर मतलब किसी को दंडित किया जाए, जब जैसे न्यायालय फैसला देता है और किसी को दंडित करता है, किसी के ऊपर चोरी का आरोप साबित होता है, उसको चार्जशीट दाखिल होती है ना, लोग कहते हैं कि उसको चार्जशीट दाखिल की, चार्जशीट में उसका नाम डाला गया। तो चार्ज के साथ हमेशा विथ आता है। जजेज जब आपको दोषी ठहराते हैं, जब अक्यूज करते हैं, तो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, लेकिन ही वॉज चार्ज्ड विथ, ही वॉज चार्ज्ड विथ। अब आपको ध्यान रखना, जब चार्ज विथ करेंगे आप कहेंगे कि द मैन वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर। ये देखिए, द मैन वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर। आपको देखिएगा, व्यक्ति को, उस व्यक्ति को के ऊपर मतलब हत्या का आरोप लगा, या वह हत्या का आरोपी सिद्ध हुआ। द मैन वॉज चार्ज। अगर न्यायालय चार्ज करता है तो आरोप सिद्ध होना होगा, और आम आदमी कहता है तो आरोप लगाना होगा। ठीक है, तब देखिए, अब यहाँ पर चार्ज विथ, अगर यहाँ चार्ज की जगह आप अक्यूज का प्रयोग करेंगे तो इस सेंटेंस का रूप होगा द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ, देखिए, मर्डर। द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। देखिए, जब अक्यूज्ड आया तो ऑफ आया, और चार्ज आया तो विथ आया। तो ध्यान रखिएगा, अक्यूज के साथ विथ नहीं आता, चार्ज के साथ आता है। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग करके वाक्य लिख सकते हैं, और आपके एग्जाम्स में इन दोनों ही चीज़ों से, दोनों ही बातों से सवाल पूछे गए हैं, इनको संभालिएगा। ठीक है, देखिएगा जरा। इसी प्रकार एक शब्द है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का अभ्यस्त होना, किसी चीज़ की लत पड़ना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। ठीक है, तो आप जैसे अकस्टम्ड, ACCUSTOMED, अकस्टम्ड। ध्यान रखिएगा, अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये जो टू है, ये टू प्रेपोजिशन है, इन्फिनिटिव का हिस्सा नहीं है। इसलिए इसके बाद आप जब इस टू के बाद आगे लिखेंगे तो या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो जेरंड आएगा। ये आपको संभालना है। जब आप अकस्टम्ड का प्रयोग करते हैं तो अकस्टम्ड के साथ टू आता है, और इस टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन या जेरंड आता है। आप इस टू को इन्फिनिटिव का हिस्सा समझकर अगर वर्ब का बेयर फॉर्म रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। आप देखिए, आप कहेंगे कि आई एम अकस्टम्ड टू हॉट वेदर। देखिए, नाउन आया, इस नाउन के पहले हॉट एडजेक्टिव आया, तो ये देखिए टू के बाद क्या, हॉट वेदर, नाउन आया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि शी इज accustomed to gambling। ये देखिए, जेरंड आ गया, जेरंड आ गया, accustomed to gambling। जहां आपने यहाँ पे गैम्बल लिखा कि जीरो हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद जेरंड आएगा। या आप कहेंगे दे आर accustomed to it। देखिए, प्रोनाउन आ गया, वे लोग इसके अभ्यस्त हैं। तो ध्यान से, अकस्टम्ड के बाद दो बातें ध्यान रखनी है। अकस्टम्ड के बाद आने वाला प्रेपोजिशन टू होता है, इसलिए, और ये टू प्रेपोजिशन है, इन्फिनिटिव का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसके बाद या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो जेरंड आएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक चीज़ और, इस अकस्टम्ड की जगह आप चाहें
तो यूज्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, यूज्ड का। और इस यूज्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो टू है ये इन्फिनेटिव का हिस्सा नहीं है, प्रेपोजिशन है। यूज्ड टू, जब आप यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो ये इन्फिनेटिव भी होता है और ये प्रेपोजिशन भी होता है। जब ये इन्फिनेटिव का हिस्सा होता है तो इसके बाद वर्ब की बेयर फॉर्म आती है, और जब ये प्रेपोजिशन का हिस्सा होता है तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन या जेरेंड आता है। जरा इस बात को ध्यान से देख लीजिए, अकस्टम्ड की जगह यूज्ड का प्रयोग जब आप करेंगे तो ये यूज्ड एडजेक्टिव का कार्य करता है, और इसके बाद आने वाला टू प्रेपोजिशन होता है, इन्फिनेटिव नहीं होता। आप देखें जरा, जैसे आप कहेंगे कि आई यूज्ड टू प्ले चेस। या ध्यान से देखें, आई यूज्ड टू प्ले चेस मतलब आप पास्ट में हैबिट की बात कर रहे हैं। मैं शतरंज खेला करता था, ये इसका अर्थ हुआ। लेकिन जब इस यूज्ड के बाद आपके बाद नहीं पहले सॉरी के पहले आप बी का प्रयोग करते हैं तो बी यूज्ड, यहाँ पर अब ये जो यूज्ड है ये अकस्टम्ड का सेंस देता है। यहाँ बी का मतलब आप समझ रहे हैं, आप लोग दर्जनों बार चर्चा हो चुकी है कि यहाँ बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर। जब यहाँ पर बी आएगा तो ये जो यूज्ड है ये अकस्टम्ड का सेंस देगा, और इसके बाद ये जो टू आएगा ये टू प्रेपोजिशन है। अब इसके बाद या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, और या तो जेरेंड आएगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब देखिएगा जरा, आई यूज टू प्ले चेस, मैं शतरंज खेला करता था। इसी बात को आप कह सकते हैं आई वॉज यूज्ड टू। ध्यान से देखना दोस्तों, अब यहाँ वॉज आ गया, बी वर्ब आ गई ना। अब ये जो यूज्ड है ये अकस्टम्ड हो गया, और ये टू प्रेपोजिशन हो गया। अब आप ये जो प्ले है इसको जेरेंड में बदलेंगे, हो जाएगा प्लेइंग चेस। इस बात को आपको सावधानी से समझना है। आई वॉज यूज टू प्लेइंग चेस, देखिए जेरेंड में बदल गया, और आई यूज टू प्ले चेस, दोनों में अंतर है। इस दोनों का भाव लगभग एक जैसा है। मैं शतरंज खेला करता था, मुझे शतरंज खेलने की लत थी, आदत थी, मैं शतरंज खेलने का अभ्यस्त था। लगभग एक जैसा सेंस है। एक में आप पास्ट की हैबिट की बात करते थे, आदत थी अर्थात अब नहीं है, और खेला करता था अर्थात अब नहीं खेलता हूं। भाव लगभग एक जैसा है, लेकिन अंतर क्या है, यहां पर जो यूज्ड है ये वर्ब है, और यहां पर टू इन्फिनेटिव का हिस्सा है, इसीलिए यहां पर प्ले आया। और यहां पर जो यूज्ड है ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है इस बी वर्ब के बाद। आपको पता है कि वर्ब बी के बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, तो एडजेक्टिव आता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसका अर्थ अकस्टम्ड, इसलिए यहाँ पर आने वाला टू क्या बन गया, प्रेपोजिशन, इसलिए यहाँ पे क्या आया, जेरेंड। आप यहाँ नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम यूज्ड टू हीट। देखिएगा जरा, मुझे तापमान की, गर्मी की, मतलब गर्मी में रहने की आदत है। आई एम यूज टू हीट। आप देखो हम लोग यूज टू हैं, तभी तो पसीने गिरा गिरा के आपको पढ़ा रहे हैं। फिर देखो आप कह सकते हैं आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क। देखिए मुझे कठोर परिश्रम करने की आदत है। देखिए नाउन आ गया यहाँ पे, हार्ड एडजेक्टिव है, वर्क नाउन है। टू वर्क हार्ड नहीं, तब टू वर्किंग हार्ड। देखो आई एम यूज टू हार्ड वर्क या आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड, अगर आप इसको बदल के आगे लेके आओगे तो वर्क वर्ब हो जाएगी, तब इसमें आईएनजी लगेगा। अभी वर्क बाद में है, इसके पहले एडजेक्टिव हार्ड आया है, तो ये नाउन का कार्य कर रहा है। तो आई एम यूज टू हार्ड वर्क, इट इज फाइन, वहां नाउन आया, ठीक है। या आप प्रोनाउन भी रख सकते हैं कि ही इज यूज्ड टू इट। अब ये इट मतलब कोई भी चीज हो, कोई काम हो, इसे हार्डवर्क के बदले आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, इस हीट के बदले आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। आप कुछ भी समझ लीजिए, उसके बदले आया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अकस्टम्ड के साथ टू का प्रयोग होता है, और उस अकस्टम्ड के बाद, ठीक है, हम जो टू लाते हैं वो प्रेपोजिशन होता है। उस अकस्टम्ड के बदले यूज्ड भी आ सकता है, और उस यूज्ड का मतलब होता है
अकस्टम्ड, वहाँ टू प्रेपोजिशन हो जाएगा। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जा सतर्क रहिएगा। ठीक है, आइए देखिए जरा, अब एक शब्द और लेते हैं, एक शब्द और। धीरे धीरे मैंने आपसे कहा ना कि आप अगर इसको पसंद करते हैं चीज़ें, हालांकि पसंद करने की बात क्या है, पढ़ना तो सब कुछ है, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो एक चीज़ और समझिए, एक शब्द है अफ्रेड, अफ्रेड, FRIAID, अफ्रेड, FRAID। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, डरना ना। इस अफ्रेड के साथ जनरली ध्यान रखिएगा ऑफ का प्रयोग होता है, जनरली ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड फ्रॉम नहीं, अफ्रेड फ्रॉम कभी मत कहिएगा, अफ्रेड ऑफ। अच्छा, इस ऑफ की जगह कभी कभी टू का प्रयोग भी किया जाता है, मतलब इन्फिनेटिव आ जाता है, और कभी कभी फॉर का प्रयोग भी किया जाता है। पहले तो बेसिक बात ध्यान रखिएगा कि अफ्रेड के साथ जनरली ऑफ आता है, इस ऑफ के बदले कभी टू आ सकता है और कभी फॉर भी आ सकता है। जब ये टू आएगा तो ये टू यहाँ पर इन्फिनेटिव का हिस्सा होगा, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव का हिस्सा होगा। अभी मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। ऑफ प्रेपोजिशन, फॉर प्रेपोजिशन, टू इन्फिनेटिव भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर मैं कहूँ कि मोहन अफ्रेड फ्रॉम यू, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, आपने गलत प्रेपोजिशन का प्रयोग किया है। यहाँ पे फ्रॉम की जगह क्या होना चाहिए बेटा, ऑफ। समझ रहे हैं बच्चे लोग, ऑफ का प्रयोग होगा। अफ्रेड ऑफ यू, मोहन तुमसे डरता है, तो आप कहेंगे मोहन, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज गलती कर रहा हूँ, मोहन इज, यहाँ पे वर्ब छूट रही है, एक मिनट, इसको मुझे फिर से लिखने दीजिए, गड़बड़ हो रहा है मामला। ये जो है एडजेक्टिव है ना, भयभीत, ये देखिए, सॉरी, इसको फिर से लिखिए, मोहन इज अफ्रेड फ्रॉम यू, ये रॉन्ग सेंटेंस है, वहां वर्ब छूट गई थी। इसको फिर से लिखिए कि मोहन इज AFRAID, अफ्रेड ऑफ यू। अब ये करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये छूट गया था, जोड़ लीजिए, मैंने जोड़ दिया है। मोहन इज अफ्रेड फ्रॉम यू, मोहन इज अफ्रेड ऑफ यू, फ्रॉम से गलत, ये रॉन्ग है और ये राइट है। आप अफ्रेड ऑफ लिखिएगा, अफ्रेड ऑफ, ध्यान रखिएगा, अफ्रेड ऑफ समथिंग और अफ्रेड ऑफ समबडी या समवन। आप किसी व्यक्ति से या किसी बात से या किसी वस्तु से डरते हैं तो वहाँ ऑफ आता है, एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए। आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, आई एम अफ्रेड ऑफ बाइंग दिस, ही इज अफ्रेड ऑफ मी, शी इज अफ्रेड ऑफ देम। देखिए, जब देम आ रहा है, मी आ रहा है, यू आ रहा है, तो पर्सन हुआ, किसी पर्सन से डरना भी ऑफ, और किसी बात से, आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, मैं इसको करने से डरता हूं या डरती हूं, जो भी आपको कहना हो। तो अफ्रेड ऑफ के बाद जो आने वाली जो नाउन होगा, या वो जिरंड भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, जब वर्ब आएगी तो जिरंड होगा। ऑफ डूइंग दिस, ऑफ प्लेइंग दिस, ऑफ ईटिंग दिस, ऑफ राइटिंग दिस, ऑफ रीडिंग दिस, देखिए जिरंड आ रहा है। या ऑफ यू, ऑफ देम, ऑफ मोहन, ऑफ सोहन, कुछ भी, ऑफ दिस प्लेस, मुझे इस जगह से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस प्लेस, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस, आई एम अफ्रेड ऑफ रीडिंग दिस बुक, कुछ भी। बस ध्यान क्या रखना है कि इसके बाद कोई पर्सन आएगा तो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, या अगर आप उसको वर्ब के रूप में लेके आते हैं तो उसको जेरंड में बदलिएगा। क्यों? बिकॉज प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय द जेरंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जब वर्ब आएगी तो जेरंड बन जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, तो अब एक चीज समझिए, आप जो कहते हैं कि आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, मुझे इसको करने से डर लगता है। यहां पर
आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो अफ्रेड के बाद ऑफ आया है, इसके बाद प्रेपोजिशन की जगह आप चाहें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, आप इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं कि शी इज अफ्रेड टू ओपन द डोर। उसे दरवाजा खोलने से डर लगता है। ठीक है, आप देखो यहां पे क्या आ गया, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब। अब वो प्रेपोजिशन नहीं है, वो टू इन्फिनेटिव है, अर्थात इस ऑफ की जगह आप चाहें तो इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं समथिंग के लिए। आई एम अफ्रेड टू डू दिस, आई एम अफ्रेड टू ओपन दिस, आई एम अफ्रेड टू स्टे हियर। ठीक, ऐसा आप लिख सकते हैं। या आई एम अफ्रेड ऑफ स्टेइंग हियर, आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, आई एम अफ्रेड ऑफ ओपनिंग द डोर। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑफ की जगह इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी यहां पर फॉर का प्रयोग भी होता है। कब होगा फॉर का प्रयोग? जैसे किसी वो अब डर का कारण कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। अब वहाँ पर देखिएगा जरा, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए कि आपको कहना हो कि मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए डर है, तो आप कहेंगे, ध्यान से देखिए अब क्या आ रहा है, मुझे अपने लिए नहीं, मुझे तुम्हारे लिए, मुझे मेरे मन में डर है। तो आप कहोगे आई एम नॉट अफ्रेड फॉर मी। अभी नहीं किया, अफ्रेड ऑफ मी, मुझे अपने आप से डर नहीं लगता। अजीबोगरीब वाक्य होगा। I'm not afraid for me, but for my son. मेरी अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपने बेटे की चिंता है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फॉर आया, ये देखो, अब यहाँ ऑफ का प्रयोग करना वैसे भी वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? आई एम नॉट अफ्रेड फॉर मी बट फॉर माई सन। मुझे अपनी नहीं, अपने बेटे की चिंता है ना। एक और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए कहाँ से कब फॉर आएगा अफ्रेड के साथ, कि दे have fired 3 people. They have fired 3 people. उन्होंने 3 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। And now he is afraid for his job। ये देखिए, they have fired 3 people and now he is afraid for his job। 3 लोगों को उन लोगों ने नौकरी से निकाल दी है और अब वह घबराया हुआ है, डरा हुआ है। किसके लिए? अपनी नौकरी जाने का डर है उसे इस बात का डर है कि कहीं मेरी नौकरी भी ना चली जाए। देखिए यहाँ पे क्या आया, फॉर आया। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा आप कि नाउ ही इज अफ्रेड ऑफ हिज जॉब, तो इसका मतलब होगा कि उसे अपनी नौकरी से डर लगता है, अर्थात जो नौकरी करना उसे डरावना लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ माई जॉब का मतलब क्या होगा कि मुझे अपनी नौकरी से ही डर लगता है। आई एम अफ्रेड फॉर माई जॉब का मतलब मुझे इस बात का भय है कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। आप समझ रहे हैं? तो प्रेपोजिशन बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ से सवाल आते हैं, क्लोज टेस्ट में आते हैं, प्रेपोजिशन के फिलर्स आते हैं। और ये सिर्फ एसएससी, बैंक, रेलवे, सीसैट में नहीं आते दोस्त। आप 10th के विद्यार्थी हैं, 12th के विद्यार्थी हैं, या आप 4th, 5th, 6th, 7th के विद्यार्थी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? हर जगह प्रेपोजिशंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, यूजेज के लिए आते हैं, या आप आम जीवन में बातचीत करते हैं तब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इनको संभालिएगा। एक और मैंने श्रृंखला शुरू कर दी है और मैंने फैसला किया है कि एक वीडियो, एक सेशन मैं प्रेपोजिशंस पे भी कर ही लिया करूँगा जब मौका मिलेगा, और आप तक मैं पहुँचाया करूँगा। ये प्रॉमिस है आपसे। आप इसे देखें और इससे लाभान्वित हों, इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपके लिए फ्रूटफुल है, यूज़फुल है, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ do let me know whether it is useful or not. I'm waiting for your queries, your suggestions, etc. etc. जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। बातें जारी रहेंगी। नेक्स्ट सेशन में
मैं फिर आपसे मिलता हूँ, कुछ और बातें करता हूँ। थैंक यू।